हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि मैंने भी सीटेट जनवरी 2024 का अपना जो पेपर है वो फिल किया है, एग्ज़ाम फॉर्म। और आज है 21 तारीख करेंगे, तो आज 21 नवंबर 2023 है। और आज के जस्ट 2 दिन बचे हैं आपके फॉर्म फिलिंग के। ठीक है, जनवरी 2024 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी लास्ट डेट है आपकी 23 नवंबर। ठीक है, आज 21 नवंबर है, 23 नवंबर। तो लास्ट डेट जब आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं तो एक रिमाइंडर है कि आप सब जिसका फॉर्म रह गया है वो फिल कर लीजिए, या जो एलिजिबल हो तो वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो अपना फॉर्म फिल कर ले और उसको फाइनल सबमिट कर दे। जब बात हम एलिजिबिलिटी की करते हैं तो एलिजिबिलिटी सीटेट के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। सीटेट जो है अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इवन बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो जब आप इनकी वेबसाइट पर चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये खुद कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप अपनी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो खुद चेक कीजिए एनसीटीई के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने अपना ये निकाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी इनके वही शब्द हैं कि आप अपनी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है, मिनिमम जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो एनसीटीई के अकॉर्डिंग आप खुद चेक करेंगे उनके एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आ पाती कि आखिर क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सीटेट एलिजिबिलिटी के बारे में। ये जो एलिजिबिलिटी है ये इनके फॉर्म में जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं ना, वहाँ पर जब आप पेपर 1 और पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ ये 4 ऑप्शन और ये 7 ऑप्शन 8 ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। और इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से कोड के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 पॉइंट, मान लो आप पेपर 1 का फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, अब जब आपने पेपर 1 सीटेट का फॉर्म फिल किया तो उसके बाद आपसे वो 4 ऑप्शन पूछेगा कि इनमें से कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, और इसके लिए वो कोड प्रोवाइड करते हैं। तो एक कोड वाली कन्फ्यूज़न भी अगर किसी को आ रही है तो इसमें से 4 कोड आपको सेलेक्ट करने होते हैं पेपर 1 के लिए, 1 2 3 4। तो इसमें से मतलब जौन सा आपका कंप्लीट होता है वो आप इसमें से सेलेक्ट करके फिल करते हो। तो मैं आपको ये आज समझाने वाला हूँ डिस्कस करके कि प्रॉपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे एलिजिबिलिटी आप मैच कर सकते हैं अपनी। ठीक है, सबसे पहले बात अगर करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए आपके पास 12th कंप्लीट होनी चाहिए। और 12th कंप्लीट होने के लिए मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इन केस अगर 50% मार्क्स नहीं है तो एक केस ऐसा भी है जहाँ पर मिनिमम 45% मार्क्स हों अगर, तो भी आप एलिजिबल माने जा सकते हैं। ठीक है, तो 50% मार्क्स के साथ या तो आपके पास डीएलएड हो जो 2 साल का होता है, इसमें अगर आपने एडमिशन तुरंत तुरंत लिया भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, वहाँ जब आप फॉर्म फिल करते वक्त जब आप कोड फिल करते हैं तब वहाँ पर एक शब्द लिखा होता है अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और पास्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल ईयर वाले ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि एनसीटी का एक रूल आया था, एक उनका मतलब ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में वो मेरे टेलीग्राम पे ऑर्डर डला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शेयर किया है। उस ऑर्डर में उन्होंने साफ साफ बताया था कि अपीयरिंग स्टूडेंट कौन है। तो अगर आपने आज ही एडमिशन लिया है डीलेड में तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो चाहे अपीयरिंग वाला स्टूडेंट है, चाहे डीलेड पास कर लिया है 2 साल का, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा केस है अगर कोई बीएलएड कर रहा है, 4 साल की बीएलएड होती है, अगर 4 साल की बीएलएड भी कोई कर रहा है तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा इसके लिए। ठीक है, 12th में 50% मार्क्स हों आपके और साथ में आपने 4 साल की बीएलएड या तो आपने कंप्लीट किया हो या आप अपीयरिंग हो, तो भी आप सीटेट पेपर 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है ऑप्शन आपके पास डीएड का, स्पेशल एजुकेशन का। आपने ये 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डीएड होता है, अगर आपने ये भी किया हुआ है तो या तो आप पास हों या अपीयरिंग, आप दोनों ही केस में इसका सीटेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और चौथा केस आपका वो है जिन बच्चों के क्लास 12th में 50% मार्क्स नहीं है मिनिमम, अगर 45% भी है तो एनसीटी का ही एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप उसमें से चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करके और डीएलएड के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं उसके लिए पेपर 1 के लिए। ठीक है, सीटेट पेपर 1 के लिए। सीटेट पेपर 1 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बीएड के लिए आप सिर्फ पेपर 2 ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 एलिजिबिलिटी पेपर 1 की। पेपर 2 जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पेपर 1 में तो चलो भाई डीएलएड किया, बीएड किया और आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपकी कन्फ्यूज़न उतनी ज़्यादा नहीं होती। पेपर 2 के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो ये जो है बिल्कुल ऑफिशियल सीटेट की तरफ से जो ऑप्शंस होते हैं, ये बिल्कुल वही ऑप्शंस हैं जो मैंने शॉर्ट में यहाँ आपके लिए लिखे हैं,
और इसी को फॉलो करना है आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। ये NCERT के जो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको मिला करके उनके अनुसार ही ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं, ठीक है। चलो एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहला, आपने DLED किया हो। अच्छा, यहाँ पर पेपर 2 में आपके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है। या तो आपने ग्रेजुएशन की हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो भी आप कुछ केसेस में एलिजिबल हैं। तो आइए उसी को देखते हैं। पहला केस है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो, साथ में आपने DLED किया हो या कर रहे हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने DLED में एडमिशन लिया हो, ठीक है, अभी अपीयरिंग हो आप, या फिर आपने पास कर लिया हो, तो दोनों केसेस में। और ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पूरा पास होना चाहिए और आपका रिजल्ट जो है वो 50% होना चाहिए, ठीक है। तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। मैंने भी अपना जो फॉर्म फिल किया है वो पेपर 2 का फॉर्म फिल किया है, और पेपर 1 ऑलरेडी मैं क्वालिफाइड हूँ 2 साल पहले ही। पेपर 2 अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बेस पर मैंने DLED के आधार पर अपना एलिजिबिलिटी देख करके फॉर्म फिल किया है, ठीक है। और दूसरा केस है, ग्रेजुएशन आपने किया हो या फिर आपने PG किया हो। जैसे कुछ बच्चों का क्या होता है कि भाई ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है, तो PG के बेसिस पे भी आप PG में अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आपने B.Ed किया है या आप कर रहे हैं, तो आप दोनों ही केस में एलिजिबल हो जाएंगे PG के आधार पर, ठीक है। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे किसी ने BA किया है या MA किया है तो MA के आधार पर भी वो अपना फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन में 45%। अच्छा, पहले ही वाले ऑप्शन का एक ये है ऑप्शन कि भाई अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है मिनिमम तो क्या करेंगे, तो 45% वाला, मिनिमम 45% वाला जो है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, साथ में उसने B.Ed किया हो, ये उसको देखना होगा, ठीक है। अगर उसने साथ में B.Ed कर रखी है, B.Ed कर रहा हो या B.Ed की हुई हो, पास्ड हो ऑलरेडी, अपीयरिंग हो और ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हो, तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें अगला, 12th में 50% मार्क्स हो और BLED हो तो भी आप एलिजिबल होंगे सीटेड पेपर 2 के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन था, यानी ये वाला जो बच्चा है जो 4 साल की BLED कर रहा है, BLED जो होती है 4 साल की होती है, तो ये 4 साल प्लस 12th में 50% मार्क्स, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही एलिजिबल माना जाता है। दूसरा केस, अगला केस है इसमें, 12th में आपके 50% मार्क्स हो और उसके साथ में आप BA B.Ed, जो एक BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, जिसमें BA और B.Ed दोनों मिला करके हो जाता है, 4 साल का होता है ये भी। BA आपकी 3 साल की पहले की होती थी और B.Ed जो 2 साल की होती थी, इसके साथ मिला करके 1 साल और हो जाता था। तो BA B.Ed अगर आपने किया हुआ है एक साथ इंटीग्रेटेड वाला, या फिर BSc B.Ed कर रखा है इंटीग्रेटेड वाला, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या कर रहे हैं या किया हुआ है, तो दोनों ही केस में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं पेपर 2 के लिए। अगला केस है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है जो आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हो, ठीक है, 55% हो मिनिमम, और आप B.Ed और M.Ed वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अगर कर रहे हैं, B.Ed और M.Ed एक साथ वाला इंटीग्रेटेड वाला, तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी के ऑप्शंस हैं जो आपको सीटेट की तरफ से देखने को मिलते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। जब आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही ऑप्शंस नज़र आएंगे, इनमें से आपको अपनी एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करनी होती है और बिल्कुल इसी क्रम में नज़र आएंगे, इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही लगाया है। तो इसमें से आपको कोड सेलेक्ट करना होता है, जैसे 1 2 3 और 4 ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप इसमें से अपना देख लोगे, आप जोन से के लिए भी एलिजिबल हो, आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लोगे। 1 होगा तो 1, जो भी है। इस तरीके से यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक के नंबर दिए होते हैं और इसमें से आपको अपनी एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करके फिल करनी होती है। ये कहानी थी एलिजिबिलिटी की। अगर अभी भी आपके पास समय है 2 दिन का, आज 21 नवंबर है, 23 22 23 2 दिन का समय है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है, या भविष्य के लिए भी आप इसको ध्यान में रखिए, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया लगभग हमेशा सेम ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता इसमें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब है? 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है इसका, 21 जनवरी 2024। एक दिन का एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी पेपर 1 का पूरा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और पेपर 2 के लिए भी मैं पेपर 2 के लिए मैंने अपना SST का उसमें चूज़ किया है, ठीक है। पैटर्न आपको ऑलरेडी अगर पता होगा, तो नहीं पता है तो फिर भी आप देख सकते हैं, ये पेपर 1 का पैटर्न है जहाँ 150 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, और पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। बस अंतर ये होता है कि 60 नंबर की मैथ या साइंस होती है, या फिर मैथ साइंस एक साथ,
30-30 मार्क्स की, या फिर 60 मार्क्स की SST। तो मैंने ये वाला सेकंड ऑप्शन मैं इसके लिए एलिजिबल था। ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको चूज़ करना होता है। ग्रेजुएशन में अगर आप BA या फिर BCom कर रहे हैं, आर्ट्स वाला या कॉमर्स वाला जो है वो सोशल साइंस लेता है। ये यहाँ पर आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, आपको यही लेना पड़ेगा। और जो साइंस स्ट्रीम वाला है वो सिर्फ मैथ साइंस ले सकता है, और वो मैथ्स का टीचर बन सकता है, मैथ साइंस का टीचर बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन के आधार पर भरा जाता है, ना कि आपके मर्जी के आधार पर कि जी आपको जौन सा पसंद है आपने वो भर दिया, आपको जो आया। तो इसलिए मैंने BA किया था, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, सोशल साइंस के टीचर के लिए। और ये मैंने फिल किया, और मैं इसका जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे आसानी से नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो अपनी तैयारी के साथ साथ मैं आपको भी सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हो, तुम पढ़ के जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और वीडियो को लाइक करना अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हुई। बाय बाय, हैव अ गुड डे।